तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज हम इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये आपको पूरा समझाएंगे। थ्योरी क्लास है, अगर आप इसका MCQ चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रसायन विज्ञान में सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है, अगर बहुत सरल क्वेश्चन को रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब इसके बारे में बता रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है हमारा, 2H2 + O2 मिलकर क्या बनेगा, 2H2O। और H2O क्या होता है, हमारा जल होता है। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन, इसमें क्या है, इसमें H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो जल है, H2O। ठीक है। H2 इसको H2O ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा नीचे 2 लिखा जाता है, मगर ये थोड़ा टाइपिंग में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो H2O। ठीक है। ये होता है हमारा H2O। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे वायु के संपर्क में आने से आग, जंग का लगना। वायु के संपर्क में आने से जैसे लोहे पे क्या लग जाता है, लाल लाल जंग लगकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अंगूर के रस का किण्वन होना। ठीक है। उसके बाद भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना भी, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। और हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी एक रासायनिक क्रिया होती है। ये सब क्या है, रासायनिक क्रिया। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कह देंगे ये सब रासायनिक क्रिया है। ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाए, या तो रख लिया जाए या तो हम उसको पहचान कर लें। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना हम आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है कि नहीं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। उसी प्रकार जब हम करेंगे खाना पचना, सांस लेना, ये भी क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। जैसे क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जो कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का भाग है। गैस का निष्कासन हो रहा है, कोई गैस निकल रही तभी क्या है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया। ताप में परिवर्तन हो रहा है, तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, तब भी वो रासायनिक प्रक्रिया है। ये सब क्या है, रासायनिक प्रक्रिया के लक्षण हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन की वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कठिन स्टेटमेंट है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। तो तरीका क्या है, जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, आपको पता होगा बिना ऑक्सीजन के हम लोग सांस नहीं ले सकते और बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती है। उसके बाद क्या निकलता है, उसके बाद निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है, ये अभिकारक है। और ये जो निकला है ये क्या है, उत्पाद है। तो कभी कभी अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद, ये भी पूछ लेता है, मगर बहुत जब सरल क्वेश्चन आएगा तब आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो हमने लिख दिया, बस हिंदी में नाम लिख दिया। अब उसका क्या लिखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखना M + O2, ये Mg + O2 ऐसे रहेगा, फिर MgO। ठीक है, हमारा बन गया। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सांकेतिक तरीका होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, अभिकारक। पहला भाग हमने ऊपर पढ़ा था, अभिकारक। वो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए दोनों क्या है, अभिकारक है। उत्पाद क्या है, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO उत्पाद है, जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। फिर क्या है, रासायनिक समीकरणों को लिखना। रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता है और दोनों तरफ क्या करते हैं, अभिकारक होते हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तीर के दाईं उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच में भी चिन्ह लगाया जाता है। जैसे MgO2 है, MgO हो गया प्लस O अलग हो गया। इससे क्या होता है, हमारे दोनों तरफ तीर लगते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा जाता है कोई A + B, तीर लगा के फिर
B+A। इस तरीके से हमारा अभिक्रिया किया जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? कंकाली रासायनिक समीकरण जैसे Mg+O2 क्या होगा? MgO। ये हमारी क्या है? कंकाली। ठीक है, इस समीकरण का निरीक्षण कीजिए तथा तीर के बाईं और दाईं ओर परमाणु की संख्या को गिनिए। यहाँ हमारी क्या 1 है और यहाँ पे O2 यहाँ पे 2 है। प्रत्येक तत्व की दोनों ओर अणुओं की संख्या समान नहीं है। यहाँ भी समान, यहाँ पे O2 यहाँ पे 2 O2 होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है? 1 है। और यहाँ पे 1 होना चाहिए, Mg 1 है। तो यहाँ पे O2 की संख्या सिर्फ O है, 1 कहाँ गया है ये बता रहे। इसी को क्या कहते हैं? कंकाली। प्रत्येक तत्व की दोनों ओर की अणु संख्या समान है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थोड़ी असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु, जबकि दाईं ओर कितने हैं? मात्र 1 अणु है। इस प्रकार असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, कंकाली अभिक्रियाओं का संतुलन करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों के तत्वों के परमाणु समान हो सके। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि क्या है? यहाँ हम निरीक्षण या विधि हर्ट्ज या ट्रायल का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। उदाहरण के लिए हमारा है FeH2O, क्या बनेगा? Fe3, नीचे बनेगा O4+H2। यहाँ पे आप देख सकते हैं F हमारा 1 है, सही है। इधर भी हमारा F क्या है? 1 है, सही है। यहाँ हमारा क्या है? H2 है, तो यहाँ भी हमारा H2 है। यहाँ पे क्या है हमारा कि O4, तो यहाँ पे हमारा कितना है? सिर्फ 1 O है, यहाँ पे हमारा 4 हो गया है। तो क्या कहते हैं? यह कल्पना करते हुए कि प्रत्येक सूत्र बॉक्स में है, उन्हें निम्न प्रकार से बॉक्स में लिखे, इसलिए कि बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रहे। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो बॉक्स में भी ऐसे करके लिख सकते हैं, कई लोग लिखते भी हैं। फिर उसके बाद असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु की सूची बनाइए। जो जैसे हमने सूची बनाई कि O यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 है, उसकी गणना कीजिए। यहाँ पे अब गणना करते हैं। जैसे हमारा Fe क्या है? Fe 1 है, ठीक है। यहाँ O 1 से 4 हो गया, यहाँ पे H2 है। तो ये सब हम गणना करेंगे। उसके बाद पहले ये देखिए कि हमें क्या देखना, पहले ये देखिए कि किस तत्व में परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। यह अभिकारक और उत्पादों की ओर से हो सकता है। इस कसौटी के उपयोग से हम पाएंगे कि यौगिक Fe3O4 में O तत्वों से अधिक 4 परमाणु हो सकते हैं, 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए H2 के साथ गुणांक 4 लगाते हैं, जिसे इस प्रकार 4H2O, तब हम इस समीकरण से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या है, F हमारा 1 है, F हमारा Fe3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया है। तो क्या, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H हमारा क्या हो गया है, 8 हो गया है, 4 और 2 8 हो गया है, और यहाँ पे हमारा H2 है, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया। अब अगला अधिकतम परमाणु वाला तत्व क्या है? Fe। ठीक उसी नियम को संतुलित करेंगे। पहले हमारा O संतुलित हो गया है, अब हमारा H असंतुलित हो गया है और Fe असंतुलित है। तो अभिकारक में Fe के साथ गुणांक 3 लगाने से 3Fe प्राप्त होता है। तब समीकरण क्या होगा? अब हम देखते हैं, इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3Fe लगा लिए तो 3Fe ये सही हो गया। हमारा O4 है, O4 सही हो गया है, मगर हमारा क्या गड़बड़ हो रहा है? H हमारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, H को हम क्या करते हैं काम। अब क्या करते हैं, अंत में हम दोनों पक्षों के हाइड्रोजन परमाणु को, हमारा हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित हो गया है। अब हमें हाइड्रोजन परमाणु H जो है उसको संतुलित करना है। अब हमें प्राप्त नए समीकरण में देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन हमारे 8 हो जाते हैं, 4 2 जैसे 4H2, 4 दूनी 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे परमाणु क्रमांक क्या है हाइड्रोजन के, 4 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब हम पहले बाईं ओर देखते हैं 8 नहीं लगाने पर 8 ये बताया गया है कि वही जब हमारा हो गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करना भी आता है। देखिए हमारा Fe3 हो गया है, ठीक है। हमारा 8 क्या है, हाइड्रोजन है, तो हमारा यहाँ भी 8 हो गया है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समीकरण पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है। अब उदाहरण हम दूसरा देखते हैं। जब हम नए समीकरण के समीकरण का निरीक्षण करते हैं, हीटर्स एंड ट्रायल से हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, हमारा HNO3 है प्लस CaOH2 है, और यहाँ पे हमारा क्या बनना है, CaNO3 प्लस H2O। अब हमें यहाँ पे गिनती करना है क्या है, यहाँ पे कितना है हमारा H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन
2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 3, ये असंतुलित हो गया। NO3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लग गया, 6 हो गया। यहाँ पे CA1 है, यहाँ भी CA1 है, बस एक संतुलित है, बाकी सब असंतुलित है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अणुओं को देखेंगे कौन क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कैल्शियम को छोड़ के बाकी सब क्या है, असंतुलित है। फिर उनको संतुलित करना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो जाए तो 2NO3 अभिकारक की ओर से NO3 हो गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 लगा देते, 2HNO3 CaO2 और इसके बाद क्या हो जाएगा NO3, तो NO3 ठीक हो गया और यहाँ 2 था तो NO3 सही हो गया है। और उसके बाद कैल्शियम भी सही या हो गया है। अब हमारा O2 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा बच रहा है। तो ऑक्सीजन हमारा, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ कैल्शियम स्वतः संतुलित हो चुका है। यहाँ पे कैल्शियम पहले से ही संतुलित है, इसमें तो पहले ही बताया है। उसके बाद केवल हाइड्रोजन अणुओं को संतुलित करना भी कारक कि कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि उत्पादन में सिर्फ 2 है। तो हाइड्रोजन को जैसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो फिर असंतुलित हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे उत्पादन के 2 गुणांक के रूप में चाहिए 4/2, तब समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 2HNO3 + CaOH2। अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी हमारा, तो यहाँ पे हमारा 4 और 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हमारा 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 4 है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है और 2 से गुणा हो गया तो 4 हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस समीकरण में अब करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ संतुलित हो गया है। जब आप पढ़ेंगे तो संतुलित करना भी आपको सिखाया जाएगा। तो अभिकारक उत्पाद क्या है, 088N22, ठीक है। सब क्या हो गए, सब बराबर हो गए हैं, ठीक है। सब बराबर हो गए तो हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार देखते हैं समीकरण को संतुलित किया जाता है और समीकरण को संतुलित करिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं, ठीक है। कंकाली किसे कहते हैं, कंकाली उसे कहते हैं जो असंतुलित होता है, उसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। किसकी सहायता से, किसके नियम से बताइए, किसके नियम से बताइए, हीटर्स एंड ट्रायल्स। किसके नियम से, हीटर्स एंड ट्रायल्स के नियम से हम इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। हमारा अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, ये हम देख सकते हैं। हमारा दिखा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी में अभिक्रियाओं के प्रकार अभी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 अणु आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, संयोजन। वियोजन और अपघटन, ठीक है। जैसे 2 अणु मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं तो क्या होता है, संयोजन होता है। वियोजन क्या होता है, जब 2 अणु आपस में अलग होते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन कहते हैं। डिकम्पोजिशन कहते हैं, कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कहते हैं उसे वियोजन को, और संयोजन को कम्बिनेशन कहते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, अपनी जगह से ये दूसरी जगह हट जाएगा, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक होता है हमारा डी विस्थापन, वो भी याद कर लेगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है। कुल मिला के 5 अभिक्रिया होती हैं। अगर आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है तो बताइएगा 5 होती हैं। पहले संयोजन, कम्बिनेशन, वियोजन, अपघटन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, चौथा होता है कि द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारा 5वां होता है अपचयन और उपचयन, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा, हम पहले देखते हैं संयोजन, उपचयन और अपचयन हमारा 5वां है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें क्या होता है, पहला हम देखते हैं, पहला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के एक सकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में A+B क्या बनते हैं, AB बन जाते हैं। जैसे CaOS + H2 तो क्या बन गए, CaOH2, ये 2 एक बन गए, उसे क्या कहते हैं, संयोजन बनते हैं। जब 1 2 में टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जैसे है।
परिभाषा के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकर्मक हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोडाइऑक्साइड बनाते हैं। यह दो तत्व मिलकर एक तत्व बना रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेद करने के लिए किया जाता है, जिसे चूना भी कहते हैं। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दीवारों पर पुताई की जाती है तो वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है और इसके साथ ही जल H2O का भी निर्माण होता है, जो वाष्पीकृत हो जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार बनता है, जैसे CaOH2 प्लस COT और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट H2O बन जाता है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। इस संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं जैसे कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या होता है? C प्लस O2 मिलते हैं तो क्या मिलते हैं? ये सॉलिड S लिख रहा है, सॉलिड G लिख रहा है तो गैस, ठीक है। क्या बनते हैं? COT गैस बन जाते हैं। जल का बनना क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गैस है और ये भी गैस मिलते हैं तो H2O लिक्विड बन जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गैस से लिक्विड बन जा रहे हैं, गैस से लिक्विड बन जा रहे हैं, लिक्विड से गैस बन जा रहे हैं। तो इस तरीके क्या होता है? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से तरल, इस प्रकार के लोग बनना है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ये सल्फर सॉलिड है, ये गैस है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड CO2 बन जाते हैं। जंग का लगना क्या होता है? फेरस ऑक्साइड का बनना, S क्या है? सॉलिड है और O2 क्या है? गैस, दोनों मिलकर गैस बन जा रहे हैं, SO2 बन जा रहे हैं। उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ये सब पढ़ेंगे। तो हमें पहला क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और उष्माअवशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमारा देख सकते हैं CH4 गैस है और 2H2 गैस है, अब मिलकर क्या बनते हैं? CO2 और 2H2O गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान उष्मा मुक्त करती हैं। और हमारा अगला है शाक सब्जियां या गरे सरे घास फूस, पेड़ों में पत्तियों का विघटन होना भी कंपोस्ट का बनना होता है। ये क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हमारा आएगा उष्माशोषी, जो उष्मा को सोख लेती है अभिक्रिया, जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि उष्माशोषी उष्माक्षेपी क्या है। सिंपल है, जो उष्मा को सोख ले उसमें उष्माशोषी है, जो उष्मा को बाहर निकाले उष्माक्षेपी है। इसमें देखिए क्या होता है? BaOH2 NH4Cl BaCl और 2NH4OH। इसमें वियोजन, इसमें क्या रहा है? उष्मा का शोषण हो रहा है। फिर हमारा दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन और अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यह अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजक घटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं विघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। जो विघटन अभिक्रिया भी होती है वो कितनी प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? उष्मी वियोजन। इसमें वियोजन में उष्मा हीट के द्वारा होता है, जिसमें कोई भी अगर कुछ होगा तो इसमें उष्मा दिया जाएगा तभी इसमें वियोजन होगा। और विद्युत वियोजन, इसमें विद्युत लाइन दिया जाएगा तब ये क्या होगा? वियोजन होगा। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी तब जाके इसमें वियोजन होगा, इसमें अभिक्रिया होगी। और तीसरा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रिया पदार्थ को अपने यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब कोई एक ताकतवर है दूसरे कम ताकतवर को क्या करता है? अलग कर देता है। विस्थापन, उसकी जगह से हिला देता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। इसका मतलब कोई एक बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, वह कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। जैसे एक ताकतवर 2 कमजोर आदमी को अलग कर देता है, उसी तरह वह विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हमारा देख सकते हैं, उदाहरण आपको समझा दें, FeCuSO4 और यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe क्या हो जा रहा है? ये Fe तो अपने अलग हो नहीं रहा है, यहाँ पे CuSO4 को ये अलग कर दे रहा है। ये जो कमजोर बंध है इसको ये अलग कर दे रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, फेरम सल्फेट, यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसकी यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर दे रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीले विलयन में डाले जाते तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ZnCuSO4 ZnSO4 लिक्विड और गैस बन गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट। यहाँ पे तीसरा है हमारा
CuCl2 और P भी देखो यहाँ पे इसके साथ आ गया Cl2 और Cu क्या हो गया, अकेला हो गया कॉपर। तो ये क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड लेड क्लोराइड बन गया। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 तथा 3 में जिंक और तथा लैंड दोनों तत्वों कॉपर को क्रिया से उसकी यौगिक से विस्थापन कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऐसे क्रिया है वो क्या कहलाती है, बताइए, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्क के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्क के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, धन माइनस आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया के समान सूत्रों के द्वारा ए बी और सी डी, तो क्या हो गया, ए ये है और डी इसमें आ गया और बी इसमें चला गया। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों का विस्थापन हो रहा है कि इसका भी कुछ हानि हो रहा है और इसका भी कुछ हानि। जैसे दो लोग हैं और क्या ये इसके तरफ चला गया और ये इसकी तरफ चला गया, इस तरीके दो विस्थापन होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं उदाहरण, कुछ उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे Na2SO4 है और यहाँ पे BaCl2, यहाँ पे B अलग हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, B SO4 के साथ चला गया है और Cl2 Na के साथ, NaCl बना लिया हो गया और BaSO4 बना लिया। इसमें क्या है कि दोनों विस्थापन हो रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है और इसमें भी विस्थापन हो रहा है, दोनों अलग होकर एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं। इसमें भी यही हो रहा है, जैसे BaCl2 है और H2SO4 है तो HCl अम्ल बन गया और यहाँ पे देखिए BaSO4 अलग हो गया। ये SO4 किसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया। इसका मतलब दोनों में विस्थापन हो रहा है। अपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी को उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारा क्या है, दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसको उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन के उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित ऑक्साइड होता है। फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो फास्फोरस में पेटा ऑक्साइड में यथा उपचित ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और बाकी हाइड्रोजन की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और कॉपर ऑक्साइड में उपचयित ऑक्सीडाइड होता है, जिसमें इसमें क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर की अपचाई हो रही है, कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन का उदाहरण, सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे उपचयित ऑक्सीडेज कहते हैं। यहाँ भी क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, ये उपचयी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अपचयी, यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तो क्या है, उपचयी अभिक्रिया हो रही है। जहाँ मीथेन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वहाँ भी उपचयी अभिक्रिया है। इसमें दो ऑक्सीजन बढ़ेगा, वो अभिक्रिया क्या होगी, अपचयी क्रिया होगी, और जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वो भी क्या होगी, अपचयी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब अपचयन अभिक्रिया हो गए, अब वो उपचयी अभिक्रिया होती है। अब ऊ की जगह अब आ जाएगा। ठीक है, ऊ में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो अपचयी है। अब आ गया तो अपचयी में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन का कमी हो रही थी, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन को इसमें बढ़ाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, दोनों हो तो यह अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें से कोई एक हो रहा है तब भी और दोनों हो तो तब भी अपचयन की अभिक्रिया होती है। कभी कभी ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ भी होती है, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक अपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है। उपचयित अपचयित दो होता है, उपचयन अपचयन, ये दोनों में अपचयन उपचयन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हो रही थी, उसको क्या कहते हैं, यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो अपचयन उपचयन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया हो रही है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये क्या है, वो पदार्थ जो अपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है, जो पदार्थ उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहता है। अवकारक क्या होता है, वो पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, उसे क्या कहते हैं, अपकारक कहते हैं। जो ऑक्सीजन को हटाता है
और हाइड्रोजन को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं अवकारक, और जो ऑक्सीजन को देता है और हाइड्रोजन का अपचयन करता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ उपयुक्त उदाहरण में CuO कॉपर ऑक्साइड में कॉपर अपचयन हो रहा है और CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि COU कॉपर ऑक्साइड अपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है तथा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, H2 हाइड्रोजन जल है, H2O में ऑक्सीकृत होता है, अतः यह ऑक्सीजन के CuO कॉपर ऑक्साइड के हटाने के लिए उत्तरदायी है। H2 हाइड्रोजन का अवकारक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ क्या होते हैं? हमने पहले आपको बताया उपचयन क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, O2 क्या होता है हमारा बढ़ता है, और H क्या होता है हमारा कम होता है। ये कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। ठीक है, इतना याद है तो ठीक है, उसी पे देख लीजिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अपचयित पदार्थ H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन है। अपचयित पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है, अपचयन। अपचयित पदार्थ लिख रहा है उसको अपचयन आपको कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी से जहाँ अप आ जाए अ आ जाए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहाँ ऊ आ जाए वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अपचयित उपचयित में आप परेशान ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन ये उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जहाँ उप आ जाए वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। अवकारक क्या होगा? जो ऑक्सीजन का हार्स के लिए उत्तरदायी है। H2 क्या है? ऑक्सीजन के हार्स के लिए उत्तरदायी है, उसे अवकारक। जहाँ जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसे अवकारक कहेंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे हम क्या कहेंगे बताइए? उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमारा अपचयन का प्रभाव। अपचयन माने ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी विक्रियाएं हमारे आसपास होती हैं रहती हैं जिसमें धातुओं का क्षारण और खाद्य पदार्थ के गंधी हो जाने तक समान होता है, जैसे अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव होते हैं। अब क्या है? अब ये दूसरा हो गया क्षारण कोरोशन। वह अभिक्रिया जिसमें हवा, जल, नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे हार्स होने लगती है, कम होने लगती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्वक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वक्षारण कहते हैं। स्वक्षारण कहते हैं जिसमें हवा, जल, नमी के संपर्क में आने से धातु की धीरे धीरे कमी होने लगती है, उसमें खत्म होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? स्वक्षारण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल, नमी अभिक्रिया करके किसी धातु की सतह पर स्वक्षारित गलना हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्वक्षारण कहते हैं। ठीक है, वो गलना माने कम होने लगता है। नोट है हमारा, देख लीजिए, स्वक्षारण में जंग लगना दोनों ही अलग चीज़ है। ठीक है, स्वक्षारण और जंग लगना दोनों अलग चीज़ है। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह स्वक्षारित हो जाती है, स्वक्षारण के बचाव। ठीक है, स्वक्षारण और जंग लगना दोनों अलग चीज़ है कि लोहे पे जंग लग रहा है तो तब भी कम होगा और स्वक्षारण हो रहा है तब भी कम होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। स्वक्षारण के बचाव क्या हो सकते हैं? इसमें जस्टीकरण, धातु की सतह को पेंट करना, जो लोहे को बचाने के लिए करते हैं वही सब इसमें करते हैं। जस्टीकरण, उसमें थोड़ा जस्ता मिला लो, धातु की सतह को पेंट कर दो, धातु की सतह पर तेल लगाकर ग्रीस लगा दो, तब भी वह परत चढ़ जाएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जो हम करते हैं लोहा बचाने के लिए वही हम इसमें कर रहे हैं। हमारा अगला क्या है? जस्टीकरण। किसी धातु की सतह पर विद्युतीय लेपन द्वारा जस्ते की जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहती है? जस्टीकरण कहते हैं। इसमें लेपन कैसे चढ़ाया जाता है? ये लोहे के ये किसी प्रकार से हम क्या कहते हैं? जस्ता का अगर हम परत चढ़ा देंगे तो विद्युतीय लेपन द्वारा, विद्युत में अगर जस्ता है और घोल है उसमें हम क्या करेंगे? विद्युत लगा देंगे और उसमें कोई भी वस्तु डाल देंगे तो जस्ता क्या होगा? वो जाके सतह पर चिपक जाएगा। दूसरा क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता रेन सीडिडेट। विकृत गंधिता भोजन में उपस्थित वसा और तेल वायुजनिक उपचयन जैसे उसका स्वाद और गंध बदल कर बदबूदार हो जाता है, भोजन की इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाती है। इसका मतलब कोई चीज़ गंध देती है, दुर्गंध देती है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा, तेली खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाती है जिसके स्वाद बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अरे बड़ी गंध मार रहा है, इसको फेंको, सड़ गया है, सड़ रहा है, तो ऐसा बहुत करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपचयित अभिक्रिया कहते हैं, और इसको कहते हैं विकृत गंधिता घटना कहते हैं। वसा अथवा
तेल में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स, भुजिया आदि का विकृत गंधिता होने के खराब हो जाना और दूसरे दिन उसको फेंक देते हैं। अपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, उसको खा लेंगे तो उल्टी हो जाएगा। विकृत गंधिता भोजन खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है, वो खाने योग्य नहीं होता, जबरदस्ती खाइएगा भी नहीं। वसा और तेली खाद्य पदार्थ का विकृत गंधा बहुत तेजी से होता है और इसके बचाव क्या है? वसा और तेली खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने के लिए निम्नलिखित विधियाँ, अब कौन सी विधियाँ है? अगर आपका कोई खाना बेकार हो रहा है तो वे ये विधियाँ अपनाएंगे तो खाना आपका खराब नहीं होगा, बहुत दिन तक चलेगा। जैसे वसा और तेली खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालने से विकृत गंधिता होने को बचाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट करने से उसको बचाया जा सकता है। इसका मतलब उसको ऑक्सीजन से दूर रखें। कैसी जगह रखें, कहाँ रखें कि ऑक्सीजन उसको ना मिले। खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग, इसमें बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इससे विकृत गंधिता होने का, जैसे बहुत सारे चिप होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन, जिससे कि वह ना अभिक्रिया करेगा और ना ही वो सड़ेगा। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने की विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। जिसमें ऐसा जगह रखें जहां वायु ही ना रहे तो वहां पे ये विकृत गंधिता क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, ना कि बराबर हो जाएगी। खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता को बचाने के लिए उष्मा और प्रकाश से दूर रखा जाता है। किससे? उष्मा और प्रकाश से दूर रखा जाता है। इसका मतलब फ्रिज में जाके रख दो तो आपका खाना बचा रहेगा, एक दिन के बदले 2 दिन चलेगा। खाद्य पदार्थ की विकृत गंधिता से बचने के लिए उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। जैसे वही हमने बताया कि ठंडी जगह बर्फ में गाड़ के रख दो, उससे भी बच सकता है। और हवा को निकाल दीजिए, ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, नाइट्रोजन भर दीजिए, उस तरीके से बच सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आज हमने रासायनिक विज्ञान के बारे में कुछ बताया है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।